गजब हो गया दोस्तों, भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। पता है ईद के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने किससे बात की है? ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बात की है और उनको ईद की बधाई दी है। साथ ही उनको कहा है कि जल्दी ही वहां सौहार्द के माहौल बनेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने ईद पर सबसे पहले बधाई ईरान को दी है। एक और बड़ी खबर, दुनिया को हैरान करने वाली खबर, भक्त जरूर इस खबर पर संज्ञान लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर केस करना होगा तो अभिमुक्तेश्वरानंद पर कीजिएगा। वही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो आरक्षण विरोधी हैं, जो बाबा साहब का अपमान कर चुके हैं, उन्होंने खबर दी है कि आरएसएस ने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों से कराई है और बकायदा नाम लिया इंद्रेश कुमार का। अब क्या भारत सरकार उन पर केस करेगी या क्या आरएसएस लव जिहाद चलवा रही है? यह भक्तों के लिए बड़ी खबर है। और आज फरसा बाबा गाड़ी से चपकर मर गए। दरअसल फरसा बाबा जो हैं वो गौ रक्षक थे। एक गाड़ी को चेक कर रहे थे, उसमें किराना का सामान था, पीछे से एक गाड़ी ने उनको एक्सीडेंट कर दिया। बहुत दुखद खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं भक्तों के लिए, संभल में एसपीडीएम ने नमाजियों पर फूल बिखराए हैं। जयपुर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और आप जय भीम वाले को गाली देते हैं कि हम लोग जय भीम और जय मीम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सौहार्द रहे, सामाजिक सौहार्द बने, सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। जाति और धर्म के नाम पर हिंसा खत्म, हम उसके पक्षधर हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईद पूरी दुनिया में मनाई जाती है और आज ईद के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो कॉल किया वो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन को किया और कहा कि जल्द युद्ध खत्म होगा। दरअसल गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ज्यादा दिन हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक काम किया है। हमें ईरान से सस्ता तेल मिलता है, सस्ता गैस मिलता है और ईरान ने भी कहा है कि हम आपके लिए कॉरिडोर बनाएंगे। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की आरती उतार रहे थे वो सब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल हमको सामान बेचता है, हमसे खरीदता कुछ नहीं है। ईरान हमको बेचता भी है तेल और गैस जो उसके पास है, और वो हमसे खरीदता है, मखाना खरीदता है, बासमती चावल खरीदता है, हमारी सब्जियों को खरीदता है। तो बराबरी का संबंध है। और साथ ही ईरान जो है हमें तेल भी देता है सस्ता और रुपए में पेमेंट लेता है और अपना पैसा हमारे बैंकों में भी रख जाता है। तो बताइए कौन अच्छा दोस्त हुआ? लेकिन उससे भी बड़ी खबर, भारत में आज ईद के मौके पर बड़ा अच्छा और सौहार्द रहा। संभल में एसपी और डीएम ने, उसी संभल में जहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता के बीज डाले गए थे, उसी संभल में आज नमाजियों पर ईद के मौके पर फूलों की बारिश हुई। सोचिए, एक यूजीसी ने हिंदू मुस्लिम की हवा निकाल दी है। अच्छा हुआ, सही हुआ अगर ये हो रहा है तो। वहीं जयपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां भी नमाजियों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। सवाल है कि इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर त्योहार पर सौहार्द रहे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये एक शानदार पहल है। लेकिन सवाल है कि जो लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो लोग किसी का मटन दुकान बंद करवा देंगे, चिकन दुकान बंद करवा देंगे, अब उनका क्या होगा? बनारस में एफआईआर हो गई थी, नदी में उन लोगों ने नॉनवेज खा लिया था, कहा गया हड्डी फेंका गया। एक जगह और एफआईआर हुई है, कहा गया कि मंदिर के पास नमाजियों ने चिकन खा लिया था। तो चलिए, नफरत अभी भी चल रहा है, लेकिन भाईचारे के जो गवाह मिले हैं वो अच्छा है, ये अच्छी बात है। दिल्ली में भी आज उपद्रव कराने की कोशिश हुई। सोचिए, कहा जाए दलित समाज की युवक की हत्या हुई, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, तेज कार्रवाई हो रही है, आरोपियों को पकड़ लिया गया है, अच्छी बात है। सवाल है कि क्या किसी मुस्लिम संगठन ने कहा कि वो हत्या जायज है? सवाल है कि क्या किसी मुस्लिम नेताओं ने वहां जाकर रैली, धरना, प्रदर्शन किया आरोपियों के पक्ष में? जातिवाद क्या होता है? सांप्रदायिकता क्या होता है? जब आरोपी को बचाने के लिए वो समाज धरना प्रदर्शन करने लगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं
कि जिस खबर को टीवी और अखबार हाईलाइट करे, आप समझ लीजिएगा उसमें घोर बेईमानी है। दिल्ली में यही करने की कोशिश हुई। दोनों परिवार से विवाद था, उसमें दोनों आरोपी पकड़े गए। किसी की भी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद का आरोप तब लगता है जब उस जाति और समाज के लोग, उस धर्म के लोग जाकर गलत सलत बयान देने लगे, आरोपी को बचाने लगे। बिहार में क्या हुआ? कहा जा रहा है कि कुछ लोगों पर एफआईआर हुई है जिसको जातीय रंग देने की कोशिश हुई। पुलिस ने लगातार कहा है कि वहां जातीय एंगल नहीं है। अब तो राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा है। पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है और पीड़िता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उसकी प्रॉपर जांच हो कि पीड़िता आखिर मरी तो है, कैसे उनकी मौत हुई, कैसे वो कुएं में गिरी, कौन है उसके पीछे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इस देश में जब भी क्राइम हो उसको आप जाति के एंगल से देखेंगे, धर्म के एंगल से देखेंगे, तभी सबसे बड़ा नुकसान होता है। दरभंगा में क्या हुआ था? दो परिवार का झगड़ा था, दोनों परिवार का लेन देन था। लेकिन जब दलित समाज पर पूरे गांव के एक जाति समूह के लोगों ने हमला कर दिया, उसको जातिवाद कहा जाता है। उस आदमी ने पूरे गांव से तो पैसा नहीं मांगा था, पूरे गांव ने उसका पैसा तो नहीं ले रखा था, तो आखिर पूरे गांव के लोगों ने क्यों हमला किया? इसको जातिवाद कहते हैं। हाथरस में हुआ था जातिवाद। जब पीड़िता के खिलाफ जातीय पंचायत होने लगी और जब आरोपियों को बचाने के लिए जातीय पंचायत होने लगी, तो खबर को समझिए। और देश में जो लोग जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, जो लोग सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक दिन वो एयरपोर्ट पर कोई इंद्रेश जी हैं आरएसएस के, उनसे मुलाकात हुई। वो मुस्लिम एकता मंच चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा, हमने 10 लाख हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों के घर करा दी है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया? तो वो उस परिवार में जाकर उसको बदल देंगे। अब सोचिए, लव जिहाद वाले लोग अब क्या बोलेंगे? ये तो आरएसएस ने कराया है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आरएसएस कह रहा है कि युद्ध ठीक नहीं है, आरएसएस भी कह रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अत्याचार अन्याय की उम्र ज्यादा नहीं होती है। यह देश तभी मजबूत बनेगा जब हम सब लोग एक साथ चलेंगे। और बहुजन समाज की ताकत देखिए, सोशल मीडिया की ताकत देखिए। ये एक टीचर हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे थे क्लास में, अब इनकी नौकरी चली गई है, अब ये माफी मांग रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर। आरोपी बच न पाए और कोई निर्दोष फंस न पाए। तो बहुजन समाज इसको लेकर बहुत सचेत रहता है। दिल्ली में लगातार बहुजन समाज को उकसाने की कोशिश हुई, उसको दलित वर्सेज मुस्लिम कराने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। मैं फिर कह रहा हूं, जहां भी मुस्लिम आरोपी होता है वहां तुरंत कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि जहां एससी एसटी पर तब कार्रवाई क्यों नहीं होता है जब आरोपी जो है वो सेम धर्म का हो लेकिन जनरल कैटेगरी का हो? यह बड़ा सवाल है। तो इस तरह के जो जातिगत भेदभाव है वो खत्म होने चाहिए। और इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को आजादी है इस देश में अपने धर्म, आस्था और उपासना की। हर किसी को आजादी है इस देश में अपने हिसाब से जीने की। हर किसी को आजादी है इस देश में अपने तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर शादी और ब्याह करने की, खान पान करने की, कपड़ा पहनने की, बशर्ते शर्त इतनी है कि आप संवैधानिक दायरे से बाहर न जाएं। खैर चलिए, धीरे धीरे ही सही देश बदल रहा है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदला है और ईद के मौके पर यह साफ हो गया कि अब सांप्रदायिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन इसकी वजह है जो यूजीसी आने के बाद ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लगने लगा है कि हमें धार्मिक उन्मादों में उलझाया जा रहा है और हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर छन के आ रही है। दिल्ली में और बिहार में कुछ पक रहा है। नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और नीतीश कुमार के साथ अब मांझी जी दिख रहे हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वहां नीतीश मॉडल ही चलेगा। तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? और क्या उपेंद्र कुशवाहा को निकालने के लिए कि वो बन जाए राज्यसभा, नीतीश कुमार ने बड़ा गेम खेला। अब नीतीश कुमार के
इस गेम से उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में आ गए हैं, उनका बेटा भी सुरक्षित रहेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर बगावत करते और तब नीतीश के करीब दिखते तो हो सकता है कि वो राज्यसभा ना आ पाते और उनके बेटे की सीट चली जाती। अब यह स्थिति है कि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा ये दोनों अगर नीतीश कुमार के पाले में आते हैं तो बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनेगी, यह बात तो तय है। तो नीतीश कुमार के हाथ में अभी गेंद है, लेकिन यह भी बात तय है कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में जो सोशल नैरेटिव है वो सबको पता है। शकुनी चौधरी समाजवादी नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, लेकिन सेकुलर छवि है उनकी, और वो संविधान लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं और शाक्य वंश से हैं, सब जानते हैं। तो ये अलग बात है कि बिहार में कुछ भी हो जाए, वहां जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए जगह नहीं है। बिहार में तो अभी बहुजन ही चलेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।